जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 के तहत, जिसमें आपको माइनर सब्जेक्ट में, मतलब माइनर्स में आपके पास पॉलिटिकल में इंडियन रिलेशन यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन को आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया, आपको ये चैप्टर पढ़ना है माइनर पॉलिटिकल साइंस में। वहीं अगर आप माइनर हिस्ट्री की बात कर रहे हो, जैसे माइनर हिस्ट्री में आपको 1700 से 1857 तक का इतिहास पढ़ना है। इसकी भी आपको वीडियोस, प्रॉपर चैप्टर्स की वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ आपको प्रॉपरली बता दिया जाएगा। 5th सेमेस्टर की वीडियो रहने वाली है और एग्ज़ाम तक आते आते आपके बहुत सारे चैप्टर, साथ में सिलेबस, हम सभी चीज़ें यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर के कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे ही आपको इन सभी के रिटर्न फॉर्म में नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पर पूछ सकते हो। ओके। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। DU की साइड से जो सिलेबस चेंज किया गया है। प्रॉब्लम की बात ये नहीं है कि सिलेबस चेंज हुआ है, प्रॉब्लम की बात ये है कि उस सिलेबस को पढ़ा कहाँ से जा सके। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम है। अगर आप रेगुलर से हो, NC वेब से हो, सोल से हो, कहीं से भी हो, तो भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके लिए प्रॉपर सिलेबस सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। चैप्टर यूनिट है, बहुत अच्छे से कवर करके है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो पे अपडेटेड रहिएगा। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस था, अगर आपने सिलेबस की वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा, इस बार आपको 4 यूनिट जो है पढ़ने हैं। उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स है। 4 यूनिट में हमने यूनिट 1 बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा था इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के किन किन लोगों के बीच किस किस चीज़ों पे बात होती है, कौन क्या बोलता है, कौन कैसी विचारधारा रखता है, आइडियोलॉजी कैसी रहती है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। आदर्शवाद, यथार्थवाद बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर समझा भी था और उनके अलग अलग रूपों को भी देखा था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। वहीं यूनिट 2 में आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। समझ रहे हो? एक बार हम सिलेबस भी देख लेते हैं कि सिलेबस वगैरह क्या है। देखो, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप वो भी कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए। यूनिट 1 में आपको ये करना है कवर, ये हमने ऑलरेडी डन करवा दिया है। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियोज़ में बनी हुई है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। साथ में आप यहाँ पे यथार्थवाद के 2 रूप देखोगे, एक जो उसके बाद आया जिसको नव यथार्थवाद बोला गया, उदारवाद और उसका नया रूप, मार्क्सवाद और उसका नया रूप, और उसके बाद नारीवाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक्स को, यथार्थवाद को समझते हैं। भाई देखो, स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर कोई डाउट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है क्या। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो होता है जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल लेवल पर मिल करके किसी भी चीज़ को लेकर कोई रिलेशन बनाता है, कोई संबंध बनाता है, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, बिजनेस वगैरह को लेकर के, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई संधि जोड़नी हो, या हो सकता है देश में युद्ध वगैरह को कम करना, कोई आपदा आ रही हो उसको लेकर के कोई बात करनी है बैठ के, किसी भी चीज़ को लेकर के संबंध बनाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काउंट होता है। क्लियर हो गया? मैंने वैसे बताई। देखो, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों ज़रूरी है, क्या सिद्धांत है, किस तरीके से काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अध्ययन है एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने व समझाने के तरीकों के बारे में अलग अलग सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्यतः 5 सिद्धांत जो है वो शामिल है। इसके अंदर 5 सिद्धांत क्या है, ये यथार्थवाद पर आधारित है। इसके अंदर उदारवाद भी शामिल है, मार्क्सवादी सिद्धांत भी शामिल है, रचनावाद भी है और नारीवाद भी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यथार्थवाद पता होना चाहिए, उदारवाद पता होना चाहिए, मार्क्सवाद पता होना चाहिए और नारीवाद पता होना चाहिए। नारीवाद से 101% के क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मार्क्सवाद से भी पूछ सकता है और उदारवाद से भी, ठीक है। यथार्थवाद से इस चैप्टर से तो कम ही क्वेश्चन है, यूनिट 1 से ज़रूर आएगा। यथार्थवाद और आदर्शवाद, इसके बीच में डिफरेंस आप ज़रूर पता कर लेना। तो अब हम 1 बाय 1 सारे ही सिद्धांतों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियलिज्म प्रिंसिपल यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत। अब देखो, यथार्थवादी जो सिद्धांत की बात करते हैं, आपको पता होगा कि यथार्थवादी सिद्धांत की बात हम कब करते हैं। नॉर्मल शब्दों में बताती हूँ, यथार्थवादी जो बात है, इस ग्रुप के जो लोग हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें आज के टाइम के हिसाब से जीना चाहिए, हमें पिछली चीज़ों को नहीं, हमें आज के हिसाब से जीना चाहिए। यथार्थवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, यथार्थ जमा वाद।
यथार्थवाद वास्तु के अस्तित्व, वस्तु या वास्तु से संबंधित है, यानी कि आज से, उसके अस्तित्व से, प्रेजेंट से संबंधित है। आदर्श यथार्थवाद का मतलब एक ऐसी विचारधारा से है जो वस्तुओं को या किसी जगह को सच मानती है, जैसे पशु, पक्षी, मानव इत्यादि। और सबसे बड़ी बात कि ये राष्ट्र हित को लेकर के काम करती है, यानी कि किसी भी तरीके से हमारे इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहिए, इंडिया को बढ़ना चाहिए, ये कहता है। ठीक है, राष्ट्र का हित होना चाहिए। और आज की चीज़ों पर, यानी कि प्रेजेंट में जो उपस्थित है उन चीज़ों पे बोलना चाहिए, ये उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करता है। मतलब ये कि अगर आधुनिक टाइम में, नहीं अभी के समय में, नारियों को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो राज्य को उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। अगर शिक्षा की ज़रूरत है तो सरकार का दायित्व बनता है कि बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। ये चीज़ें, एक विचारक है जिनका नाम है मोरगांथियू, ये इनके प्रमुख विचारक है। याद रखिएगा, मोरगांथियू नाम का भी कोई क्वेश्चन आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और आदर्शवाद का विरोधी है, आदर्शवाद के ही विपक्ष में है, और यथार्थवाद के सबसे बड़े विचारक जो है ये माने जाते हैं। ठीक है, आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत रहे, ये आदर्शवाद नहीं, यथार्थवाद के कुछ सिद्धांत रहे हैं। इस सिद्धांतों को देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख भी लीजिएगा साथ के साथ। मानव के वर्तमान जीवन का महत्व, प्रत्यक्ष जगत सच है, ये कहता है कि पूरा जगत सच है। और सबसे बड़ी बात कि मानव का जीवन एक सच है। ये कहता है प्रयोग पर बल हमें देना चाहिए। प्रयोग पर बल हमें मतलब कि युद्ध वगैरह पे कम ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा ध्यान हमें अपने देश के विकास पर देना चाहिए। भौतिक जगत का एकमात्र अंग है मानव। मानव ही है जो भौतिक जगत को, भौतिक का मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली, प्राकृतिक की बात नहीं करना, भौतिक का मतलब सड़क हो गई, ये जितने फर्नीचर हो गए, इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई है, किस वजह से? ये मानव की वजह से। तो एकमात्र अंग है वो। इंद्रियां ज्ञान के द्वार है। इंद्रियों के बारे में आपको पता है कि मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर 7 इंद्रियां जो है उपस्थित रहती है। तो वो वही कहता है कि अगर जिस व्यक्ति ने इन इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, यथार्थवादी, वो व्यक्ति स्वर्ग पहुंच सकता है, उसको स्वर्ग के रास्ते दिखेंगे। तो ये वही बोलता है। साथ में यथार्थवाद कहता है कि परलौकिकता को अस्वीकार होनी चाहिए। परलौकिकता मतलब जो है यही है, कोई दूसरी दुनिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं ना, मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, मरने के बाद तुम नरक में जाओगे। तो कहता है कुछ ऐसा नहीं है, जो है यही है, यहीं पर रह करके तुम्हें करना है। हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी एक आत्मा ही होती है, वो भी नहीं रहती, वो भी नहीं रहती। तो हमारे शरीर के साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं। छठा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल। सबसे बड़ी बात कि यथार्थवादी जो है वैज्ञानिकता पर बल देता है। अगर मैं आदर्शवाद की बात करूँ तो आदर्शवाद जो है वो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं मानता है, पर यथार्थवाद कहता है कि वैज्ञानिक जो कह रहा है तथ्य के साथ, लॉजिक के साथ, वो बात सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है। ठीक, यथार्थवादी के क्या कहते हैं, यथार्थवादी भी आगे चल के कुछ विचार जोड़ा जिसको शास्त्रीय यथार्थवाद का नाम दिया गया। यह विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्माण को मानवीय प्रकृति पर आधारित रखता है और इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व के बड़े राजनेताओं के अहंकार और भावनाओं के अधीन है। ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है ट्रेजेडी द ग्रेट पावर ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अंदर यथार्थवाद के 2 सिद्धांत शामिल है। ठीक है, एक है रक्षात्मक यथार्थवाद, एक है आक्रामक यथार्थवाद। रक्षात्मक जो है वो नव यथार्थवाद को ही रक्षात्मक यथार्थवाद कहा गया है। ये प्रणाली जो होती है वो राज्य को सुरक्षा प्रदान देती है और नीतियों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करती है कि जनता के हित में हमेशा नीतियाँ होनी चाहिए। ये कह सकते हो कि लोकतंत्र पर प्रभावित होती है। साथ में जो आक्रामक यथार्थवाद होता है, ये जो है रक्षात्मक यथार्थवाद को संशोधित करके ही आक्रामक यथार्थवाद बोली गया। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश के आक्रामक व्यवहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को जिम्मेदार देनी चाहिए। आक्रामक का मतलब ये होता है कि अचानक से कोई भी आने वाली जिम्मेदारी। ठीक है, अब देखो इतनी बात यथार्थवाद ने कही तो भाई इसके कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, कोई तो होगा जो उसको बोला कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, मतलब कि उसकी आलोचना करने वाला भी कोई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। यथार्थवाद की आलोचना, ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति पर बल देना जो बहुत उचित नहीं है। ये कहता है सिर्फ शक्ति पर बल होना चाहिए हमारा। अभी आपने पढ़ा ना इसके उद्देश्य में कि ये बल पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये वही बोल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति पर उदाहरण देना। ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, यथार्थवाद के अंदर आवश्यक गुणों का अभाव है। आवश्यक गुणों का मतलब यही कहते हैं केवल मनुष्य को केंद्र में रखना चाहिए, सरकार की चीज़ें वगैरह पर यह ध्यान कम देता है। तो वही कहता है कि अगर हम जनता के हित में सब कुछ करेंगे बिल्कुल सीमा से बाहर, तो गलत हो सकता है।
थर्ड पॉइंट, राजनीतिक स्थिति तेज़ी से परिवर्तित हो रही है पर यथार्थवादी परिवर्तित होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके सिद्धांत इससे मेल नहीं खाते, इसलिए कुछ परिवर्तन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आधुनिक भारत के साथ, ये कहता है यथार्थवादी आलोचक। ठीक, अगला जो सिद्धांत था यथार्थवाद का वो था उदारवाद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का जो था अगला वो था उदारवाद। उदारवाद जो दिया है वो दिया है स्टीवन लेमी, इसके समर्थक रहे हैं, याद रखिएगा स्टीवन लेमी। इसकी विशेषता क्या है कि मानव विकास के लिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात थी। टू द पॉइंट बात कही है, इसमें लिख दीजिएगा आप, इसको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा 3 से 4 लाइन में एग्जाम्स में। दूसरा पॉइंट, युद्ध के विरोधी रहे हैं, कहता है युद्ध नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, राष्ट्र हित सैनिक हित की तरह है, यानी कि जिस तरीके से देश की रक्षा करने के लिए सैनिकों को जोड़ना, उनके बीच में एकता रखना ज़रूरी है, बॉर्डर पे सीमा लगाना, वहाँ पर से फोर्स को इकट्ठा रखना ताकि पड़ोसी देश हम पे हमला ना कर सके, हमला करे भी तो हम इस पर टक्कर ले सके, उसी तरीके से राष्ट्रीय हित भी ज़रूरी है। राज्य में बहुलवादी स्वरूप होना चाहिए, यानी कि राज्य में अलग अलग विचारधारा होनी चाहिए, अलग अलग पार्टीज़ होनी चाहिए। उदारवाद के रूप क्या है, तो एक गणतांत्रिक उदारवाद है, एक व्यापारिक उदारवाद है, एक संस्थापक उदारवाद है, एक समाजशास्त्रिक उदारवाद है। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अनुसार उदारवादी अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से अधिक शांतिपूर्ण और विधि पालक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति और सहयोग आवश्यक बहुत ज़रूरी है। वहीं देखो दूसरा व्यापारिक उदारवाद क्या कहता है, इनका जो विचार दिया है वो दिया है मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार। भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण पर ये जोर देते हैं और व्यापार पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ताकि देश का विकास हो। तो याद रखिएगा व्यापारिक में वैश्वीकरण पर ध्यान दिया गया है। संस्थापक उदारवाद के बारे में आप 4 से 5 लाइन 3-4 लाइन लिख सकते हो कि ये जो है कल्याणकारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, साथ में आशावादी होते हैं, इनको होप रहती है कि अगर हम संस्था बनाएंगे, मिलजुल के काम करेंगे तो हो सकता है भविष्य में युद्ध वगैरह ना हो। उदारवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सभी देशों का बहुल रूप से सहमत होना ज़रूरी है। ठीक है, उदारवाद की विशेषता देख लीजिए आप फटाफट। उदारवाद की विशेषता आप यहाँ पर देख सकते हैं, मनुष्य के विवेक में विश्वास रखता है। पहला पॉइंट यहाँ लिखिएगा, ये पैराग्राफ में है पर आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पहला पॉइंट आप इसको लिखिएगा कि मनुष्य के विवेक में विश्वास रखता है। विवेक का मतलब लॉजिक में, मनुष्य अगर कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, इसलिए वो करता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा, विश्व शांति पर जोर देता है। विश्व शांति पर जोर देता है। विश्व शांति का मतलब यही है कि जिस तरीके से इतने सारे युद्धों का सामना किया गया है, अब कोई दूसरा युद्ध विश्व के सामने बिल्कुल भी ना खड़ा हो, तो विश्व शांति पर जोर देता है। ये आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर आप थर्ड पॉइंट लिखिएगा, लोकतांत्रिक शासन के समर्थक है। क्या है, लोकतांत्रिक शासक के समर्थक है। ठीक है, फिर आप फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, रूढ़िवादी परंपरा का विरोधी है। रूढ़िवादी मतलब जो बहुत ही रूढ़ रहते हैं, नारियों को कोई हक नहीं होना चाहिए, महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, पुरुषों को बाहर की तो काम करना चाहिए, मतलब जो रूढ़िवादी है, सती प्रथा हो गई, ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब में ये विश्वास नहीं रखता है। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, अगला पॉइंट, उसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हो कि ये जो विचार है वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि सारा धर्म एक जैसे है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई दूसरी कास्ट का नहीं, कोई चमार नहीं, कोई भंगी नहीं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, संवैधानिक शासन का समर्थक। संवैधानिक शासन का क्या है, ये सबसे बड़ी बात, संवैधानिक शासक का समर्थक है। संवैधानिक मतलब देश में एक संविधान होनी चाहिए, लिखित दस्तावेज होना चाहिए, उसी के हिसाब से राज्य जनता सब कुछ काम करने चाहिए, गणतंत्र भी हो, स्वतंत्र भी हो, सब कुछ हो। ठीक है, राज्य के नैतिक मूल्य हो जो सभी जनता को, सभी लोगों को कवर करने चाहिए। उसके बाद आप छठा पॉइंट लिख सकते हो, कितना पॉइंट हो गई है, छठा पॉइंट आप लिख सकते हो, 7वां पॉइंट हुआ ये। 7वां पॉइंट आप आराम से इसमें लिख सकते हो, ये वाला भूमंडलीकरण पर जोर देता है। ठीक है, भूमंडलीकरण पर इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो यही उदारवाद की विशेषता है। तो ये आपका यूनिट 2 का पार्ट 1 था। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ लिया बहुत अच्छे से, साथ में इसके 2 सिद्धांत हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं, यथार्थवाद और उदारवाद। अब हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद और नारीवाद बहुत अच्छे से, तो जाकर के आप पार्ट 2 देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा, बहुत अच्छे से समझा रखा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस टाइप की वीडियोज़ आपको चाहिए, किन चैप्टर की वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।